एक राज्य की सरकार का असली कैप्टन कौन होता है? क्या मुख्यमंत्री सच में उतने ही शक्तिशाली हैं जितना वो दिखते हैं? और प्रधानमंत्री से उनकी भूमिका कितनी अलग या एक जैसी है? देखिए, इस सफर की शुरुआत होती है भारत के संसदीय ढांचे को समझने से। हमारे संविधान निर्माताओं ने केंद्र और राज्य दोनों जगहों के लिए एक ही सिस्टम चुना था, जिसे हम पार्लियामेंट्री सिस्टम कहते हैं। और इसकी सबसे खास बात है दौरे प्रमुख या डुअल हेड की व्यवस्था। अच्छा, डुअल हेड। इससे थोड़ा और आसान करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? दो बॉस। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं, लेकिन दोनों की भूमिकाएं बहुत अलग हैं। केंद्र में देखिए, हमारे पास एक नाम मात्र के प्रमुख है राष्ट्रपति। वो देश के प्रमुख है, यानी हेड ऑफ द स्टेट। लेकिन असली कार्यकारी शक्तियां यानी सरकार चलाने की ताकत उनके पास नहीं है। नहीं है, वो ताकत है प्रधानमंत्री के पास, जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट यानी सरकार के प्रमुख हैं। ठीक है। अब बस इसी फॉर्मूले को आप राज्यों पर लागू कर दीजिए। हमारे सोर्सेस साफ बताते हैं कि राज्यों में नाम मात्र के प्रमुख है राज्यपाल, लेकिन राज्य की सरकार के जो असली कैप्टन है, असली रियल एग्जीक्यूटिव, वो मुख्यमंत्री ही होते हैं। तो मतलब साफ है, जो हैसियत और ताकत दिल्ली में प्रधानमंत्री की है, लगभग वही हैसियत लखनऊ, मुंबई या चेन्नई में मुख्यमंत्री की है। कागज पर भले ही राज्यपाल प्रमुख हों, लेकिन सरकार का जो स्टीयरिंग व्हील है वो मुख्यमंत्री के हाथ में ही होता है। एकदम सही। यही संसदीय व्यवस्था का मूल सिद्धांत है। यहाँ एक बहुत बेसिक लेकिन जरूरी सवाल आता है, मुख्यमंत्री को चुना जाता है या नियुक्त किया जाता है? ये एक शानदार सवाल है और इसकी भाषा में ही इसका जवाब छिपा है। हमारे सोर्सेज सीधे अनुच्छेद 164 का हवाला देते हैं। आर्टिकल 164। हाँ, जो कहता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। यहाँ नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट शब्द का इस्तेमाल हुआ है, चुनाव का नहीं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि राज्यपाल सुबह उठकर अपने किसी भी पसंदीदा व्यक्ति को... नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर संसदीय परंपरा काम आती है। राज्यपाल अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते। वो विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही मुख्यमंत्री नियुक्त करने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य है। मतलब जनता विधायकों को चुनती है और वो विधायक अपने नेता को, जिसे फिर राज्यपाल नियुक्त करते हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक पेच है, राजनीति हमेशा सीधी लकीर में तो नहीं चलती। तब क्या होता है जब किसी भी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, जिसे हंग असेंबली कहते हैं। और यहीं पर राज्यपाल का पद सबसे ज्यादा ताकतवर और आप कह सकती हैं विवादास्पद हो जाता है। ऐसी स्थिति में राज्यपाल अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल करते हैं। वो उस व्यक्ति को सरकार बनाने के लिए बुला सकते हैं जो उनकी राय में सदन में बहुमत साबित कर सकता है। पर क्या ये विवेकाधिकार वाली शक्ति थोड़ी खतरनाक नहीं है? इससे तो राज्यपाल पर पक्षपात करने के आरोप लग सकते हैं। लगते हैं, और इसीलिए इस पर बहुत बहस हुई है। इसी समस्या को सुलझाने के लिए सरकारिया आयोग जैसी समितियां बनी। अच्छा, सोर्सेज में इसका जिक्र है। हाँ, सरकारिया आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यपाल को एक तय क्रम का पालन करना चाहिए। सबसे पहले चुनाव पूर्व गठबंधन के सबसे बड़े दल को मौका दें, फिर सबसे बड़े अकेले दल को, और फिर चुनाव बाद बने गठबंधन को। मतलब उनके विवेक को एक फ्रेमवर्क देने की कोशिश की गई। बिल्कुल। ताकि ये पद रबर स्टैंप भी ना लगे और तानाशाह भी ना बने। अच्छा, यहाँ एक और बात मुझे थोड़ी सी अजीब लगी। स्रोत कहता है कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है। आमतौर पर तो हम 5 साल मानकर चलते हैं। इसका तकनीकी मतलब है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। ये सुनने में तो ऐसा लगता है कि राज्यपाल जब चाहे मुख्यमंत्री को हटा सकते हैं। पर ऐसा है नहीं। असलियत ये है कि राज्यपाल का प्रसाद असल में विधानसभा का विश्वास है। अच्छा। जब तक मुख्यमंत्री के पास विधानसभा में बहुमत का समर्थन है, जब तक वो फ्लोर पर अपना कॉन्फिडेंस साबित कर सकते हैं, तब तक राज्यपाल उन्हें नहीं हटा सकते। और जिस पल वो बहुमत खो देते हैं, उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है। हाँ, या फिर राज्यपाल उन्हें बर्खास्त कर सकते हैं। तो कार्यकाल 5 साल का नहीं, बल्कि तब तक का है जब तक सदन में बहुमत है। समझ गया। तो ये तो हुई नियुक्ति और कार्यकाल की बात। अब आते हैं असली मुद्दे पर, मुख्यमंत्री की शक्तियों पर। वो क्या क्या कर सकते हैं? स्रोत इन्हें 3 बड़े हिस्सों में बांटता है। पहला, मंत्रिपरिषद के संबंध में। बिल्कुल। अगर मुख्यमंत्री राज्य सरकार के कैप्टन हैं, तो मंत्रिपरिषद उनकी कोर टीम है और इस टीम का पूरा कंट्रोल कैप्टन के हाथ में होता है। मुख्यमंत्री ही तय करते हैं कि उनकी टीम में कौन कौन मंत्री बनेगा। वो एक लिस्ट बनाकर राज्यपाल को देते हैं और राज्यपाल
उन्हीं लोगों को मंत्री पद की शपथ दिलाते हैं। और सिर्फ टीम चुनना ही नहीं, कौन सा खिलाड़ी किस पोजीशन पर खेलेगा ये भी वही तय करते हैं। मतलब विभागों का बंटवारा। हाँ, किसे गृह मंत्रालय मिलेगा, किसे वित्त, ये सब मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है और वो जब चाहें इस बंटवारे में फेरबदल कर सकते हैं, जिसे हम पोर्टफोलियो शफल कहते हैं। वो किसी मंत्री से इस्तीफा भी मांग सकते हैं। हाँ, इस्तीफा भी मांग सकते हैं या राज्यपाल को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि मुख्यमंत्री के खिलाफ कैबिनेट में कोई आवाज उठा ही नहीं सकता। ये तो एक तरह से कैबिनेट के अंदर तानाशाही हो सकती है। ये एक बहुत ही वैध चिंता है और संसदीय प्रणाली की एक आलोचना भी मानी जाती है। सैद्धांतिक रूप से कैबिनेट सामूहिक जिम्मेदारी पर काम करती है, लेकिन असल में मुख्यमंत्री की स्थिति बराबर वालों में प्रथम से कहीं ज्यादा होती है और उनकी सबसे बड़ी ताकत एक और नियम में छिपी है। अगर मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे दें तो पूरी की पूरी मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, सरकार गिर जाती है। ओह, ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब यह है कि कैबिनेट में चाहे कितने भी शक्तिशाली मंत्री हों, उनका अपना कोई वजूद नहीं है, वो सब मुख्यमंत्री की वजह से हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। मुख्यमंत्री उस मेहराब की वो मुख्य ईंट है जिसके हटते ही पूरा ढांचा ढह जाता है। तो मुख्यमंत्री अपने टीम के तो बॉस हैं, ये साफ है, लेकिन उन्हें भी तो किसी को रिपोर्ट करना होता होगा। राज्यपाल के साथ उनका रिश्ता कैसा होता है? ये रिश्ता बहुत ही नाजुक और महत्वपूर्ण है। हमारे स्रोत में अनुच्छेद 167 का खास जिक्र है जो इस रिश्ते को परिभाषित करता है। इसके मुताबिक मुख्यमंत्री, राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी है चीफ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। इसका मतलब कैबिनेट में क्या फैसले हो रहे हैं, प्रशासन कैसे चल रहा है, इसकी सारी जानकारी मुख्यमंत्री के जरिए ही राज्यपाल तक पहुंचेगी। जी, और ये मुख्यमंत्री की इच्छा पर निर्भर नहीं करता, ये उनका संवैधानिक कर्तव्य है। अगर राज्यपाल कोई जानकारी मांगते हैं तो मुख्यमंत्री को वो देनी ही होगी। एक तरह का चेक एंड बैलेंस। बिल्कुल। इसके अलावा राज्य के महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों जैसे बड़े पदों पर नियुक्ति के लिए राज्यपाल को सलाह भी मुख्यमंत्री ही देते हैं। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद हो गए, राज्यपाल हो गए। अब तीसरा और सबसे अहम मैदान, राज्य विधानमंडल। वहां मुख्यमंत्री की क्या भूमिका है? सदन के अंदर मुख्यमंत्री सरकार के नेता होते हैं। वो ही राज्यपाल को सलाह देते हैं कि विधानसभा का सत्र कब बुलाना है और कब खत्म करना है। और सबसे बड़ी बात, वो राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सिफारिश भी कर सकते हैं। विधानसभा भंग करना तो एक बहुत बड़ा फैसला है। मतलब कार्यकाल पूरा होने से पहले ही सरकार खत्म और नए चुनाव। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक दांव होता है। इसके अलावा सरकार की सभी बड़ी नीतियों की घोषणा मुख्यमंत्री ही सदन के पटल पर करते हैं। वो सरकार का चेहरा होते हैं। तो हमने ये तीन मुख्य क्षेत्र देखे, मंत्रिमंडल, राज्यपाल और विधानमंडल। ये तो मुख्यमंत्री की ताकत का कोर है, लेकिन स्रोत में कुछ और शक्तियों का भी जिक्र है जो इनके बाहर हैं। हाँ, और ये भूमिकाएं दिखाती हैं कि मुख्यमंत्री सिर्फ अपने राज्य तक ही सीमित नहीं है। जैसे वो राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। ये बोर्ड राज्य के विकास का पूरा खाका तैयार करता है। और केंद्र और राज्यों के संबंधों के लिहाज से भी उनकी भूमिका काफी अहम है। निश्चित रूप से। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि मुख्यमंत्री अंतर्राज्य परिषद और नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल के सदस्य होते हैं, जिनकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। ये वो मंच है जहां वो सीधे प्रधानमंत्री के सामने अपने राज्य की बात रख सकते हैं। हाँ, अपने राज्य के लिए फंड्स की मांग कर सकते हैं। ये संवाद की असली ताकत दिखाता है। जोनल काउंसिल का भी जिक्र है, वो क्या है? देश को 5 जोन में बांटा गया है और हर जोन की एक काउंसिल होती है। मुख्यमंत्री बारी बारी से इसके उपाध्यक्ष बनते हैं। इसका काम है राज्यों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाना, सीमा विवाद, पानी के बंटवारे जैसे मुद्दों को सुलझाना। वाकई मुख्यमंत्री की भूमिका बहुत बहुआयामी है। अच्छा, एक और नियम है जो मुझे हमेशा से काफी दिलचस्प लगता है। कोई ऐसा व्यक्ति भी मुख्यमंत्री बन सकता है जो विधायक हो ही नहीं। ये कैसे मुमकिन है? हाँ, हमारा संविधान इसकी इजाजत देता है, लेकिन एक बड़ी शर्त के साथ। कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है, पर उसे शपथ लेने के 6 महीने के अंदर अंदर राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा। और अगर वो 6 महीने में चुनाव जीतकर नहीं आ पाए तो उन्हें मुख्यमंत्री का पद छोड़ना होगा। ये एक तरह की अस्थायी व्यवस्था है जो पार्टियों को लचीलापन देती है। कई बार पार्टियां किसी ऐसे विशेषज्ञ या बड़े नेता को मुख्यमंत्री बनाना चाहती हैं जो उस समय चुनाव नहीं लड़ा होता। तो इस पूरी बातचीत को समेटें तो ये तस्वीर बनती है कि मुख्यमंत्री ही राज्य की राजनीति और प्रशासन की असली धुरी है।
वो अपनी सरकार के कैप्टन हैं, जो अपनी टीम चुनते हैं, रणनीति बनाते हैं और हर मोर्चे पर अपनी सरकार का नेतृत्व करते हैं। बिल्कुल। मुख्यमंत्री की भूमिका भारत के संघीय ढांचे का एक जीता जागता उदाहरण है। ये दिखाती है कि कैसे केंद्र की संसदीय व्यवस्था को राज्यों के स्तर पर सफलतापूर्वक लागू किया गया है। उनकी शक्तियां नाम के लिए नहीं है, वो असल में राज्य की नियति को आकार देते हैं। स्रोत में मुख्यमंत्री को जनता का नेता भी बताया गया है और यहीं से एक दिलचस्प सवाल उठता है जिस पर सोचा जा सकता है। मुख्यमंत्री की भूमिका में दो किरदार छिपे हैं। एक राज्य का कुशल प्रशासक जिसे फाइलें देखनी है, नीतियां बनानी है, और दूसरा एक राजनेता जिसे जमीन पर लोगों से जुड़े रहना है और अगला चुनाव भी जीतना है। इन दोनों भूमिकाओं के बीच सही संतुलन क्या है और इसे कैसे हासिल किया जा सकता है, ये शायद हर मुख्यमंत्री के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है।